गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जीनियस जीनियस से रिलेटेड किसी व्यक्ति का नाम लो या द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट से रिलेटेड किसी व्यक्ति का नाम लो, तो आप किसका नाम लेंगे? ऑफ कोर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये स्टोरी भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की ही है। आइए स्टोरी को समझें और फिर बाद में हम लोग क्लास वर्क वगैरह में और भी बहुत कुछ करेंगे, होमवर्क और क्वेश्चन आंसर रिलेटेड। ओके, तो इनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मनी के एक अल्म नामक शहर में। ठीक है, और जैसा हम लोग सोचते हैं कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट थे, तो ये बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में इनकी माइंड को फ्रीक समझती थी, इवन टीचर्स इनको बहुत डम समझते थे। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि बचपन से लेके काफ़ी उम्र तक 10-12 साल तक इन्होंने कब कुछ बोला ही नहीं। दैट मीन्स ये बोल ही नहीं रहे थे। और जब 10-12 साल में इन्होंने बोलना शुरू किया तो हर चीज़ को डबल रिपीट करके बोलते थे। तो दैट इज़ वाई एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लोग इनको काफ़ी डम और अजीब तरह के सनकी टाइप के व्यक्ति समझते थे। इवन इनके फ्रेंड्स इनके साथ बहुत ज़्यादा नहीं खेलते थे और वो इनको बोरिंग ब्रदर के रूप में बुलाते थे। रीज़न ये था कि आइंस्टाइन अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, बहुत एक्साइटमेंट शो नहीं कर पाते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनके जीवन का क्या रहा, बचपन वाला जो टाइम रहा वो काफ़ी अकेले ही बीता। अपने आप से खेलना, अपने आप से बातें करना और नेचर को, प्रकृति को ज़्यादा करीब से देखना, तो इसका जीवन में असर भी होता है, ऑफ कोर्स हुआ भी। तो ओके, फिर आगे चलते हैं। आगे जो बात है वो ये है कि इनका जो माइंड था आइंस्टाइन का, तो इनका माइंड जो था वो अक्सर मशीन वगैरह के बारे में ही ज़्यादातर सोचते थे। इवन एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब इनकी छोटी बहन का जन्म हुआ था तो इन्होंने अपनी छोटी बहन को देखते हुए कहा था, फाइन बट वेयर आर द व्हील्स। तो अब वेयर आर हर व्हील्स का मतलब समझ ही रहे, वो सब में चक्का वक्का समझ रहे थे कि उनको सब जगह मशीन ही दिख रहा था, यही उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक बार इनके स्कूल के हेडमास्टर ने इनके पिता को कहा था कि नो मैटर कि आइंस्टाइन क्या प्रोफेशन चूज़ करना चाहता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या ये डम थे? नहीं, ये डम नहीं थे। पढ़ने वगैरह में हर सब्जेक्ट में अच्छे थे। प्रॉब्लम ये था कि टीचर्स के साथ हमेशा इनका क्लैश हो जाता था क्योंकि टू मच ऑफ डिसिप्लिन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आपको भी नहीं होगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली अगर आप डिसिप्लिन की बात करें तो हम लोग इनर डिसिप्लिन को अच्छे से तो फॉलो कर सकते हैं, बट आउटर डिसिप्लिन हमारे एक तरह से हमारी चेतना को, हमारे क्रिएटिविटी को, इंटेलिजेंस को मारता है। तो ऑफ कोर्स किसी को पसंद नहीं आता होगा, तो इनको भी नहीं आता था। और टीचर्स को डिसिप्लिन चाहिए 24 आवर्स, तो इस वजह से बहुत क्लैश होता था। तो टीचर्स इनको बहुत ब्रिलियंट नहीं मानते थे या डम मानते थे क्योंकि बचपन का पता ही है। खैर, ये म्यूनिक में आ गए थे जब ये 15 महीने की थे, इनके पेरेंट्स शिफ्ट हो गए थे। तो म्यूनिक के बाद जब इनकी आगे की पढ़ाई यानी 15 साल के जब हो गए तो इनके पेरेंट्स जो थे वो मिलान शिफ्ट होने लगे। तो इनके पेरेंट्स ने इनसे बात करी कि एक काम करो, तुम अपने रिलेटिव के यहाँ रुक जाओ। लेकिन उन्होंने बहुत एक लंबा अच्छा खासा प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन वगैरह चला काफ़ी देर तक, और ये इन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं स्विट्ज़रलैंड जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी। उसका रीज़न क्या था कि उसका रीज़न ये था कि स्विट्ज़रलैंड का जो माहौल था वो म्यूनिख के माहौल से कहीं ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा लिबरल था। वहाँ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का ड्रामा नहीं था। सो दैट इज़ वाई वो वहाँ मूव कर जाते हैं फाइनली। तो मैथमेटिक्स में तो ये एकदम मास्टर्स थे, इनके लिए मैथमेटिक्स एकदम खेल जैसा था। ऑफ कोर्स ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। फिजिक्स में इनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट था। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ये यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख के जो यूनिवर्सिटी थे उसमें ये आ गए, वहाँ पढ़ाई करने लगे और अच्छा खासा काम करने लगे। तो इनका इंटरेस्ट सिर्फ मैथमेटिक्स या फिजिक्स में ही नहीं था, इनका इंटरेस्ट इनके साथ पढ़ने वाले एक स्टूडेंट मिल्वा मैरिक में भी था। मिल्वा मैरिक भी इन्हीं की जैसी काफ़ी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एक बहुत अच्छी लड़की थी जो शी वॉज वन ऑफ द जीनियस। तो इस वजह से इन दोनों में काफ़ी पढ़ना शुरू हो गया। वो आई थी शी वॉज अ सर्बियन गर्ल। तो वो यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख में क्यों आई थी? इसलिए आई थी क्योंकि यूरोप में उस वक्त, उस ज़माने में बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटी थे जो वुमेन को डिग्री दिया करते थे। दैट इज़ द रीज़न, दैट वाज द रीज़न शी केम हियर। खैर, इन दोनों में काफ़ी अच्छा प्रेम संबंध रहा और कहते हैं कि लव लेटर के तौर पे शादी के लिए बनाने के लिए जो आइंस्टाइन थे, इन्होंने बहुत अच्छा है, मैं वो हिस्सा आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वो हिस्सा पढ़ना चाहिए। हाउ हैप्पी एंड प्राउड
I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. तो आप समझ सकते हैं शुरू से ही ये रिलेटिविटी, चूँकि थ्योरी भी इन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी वगैरह दी थी, तो शुरू से ही रिलेटिविटी की तरफ इनका काफ़ी ध्यान रहा था। खैर 1900 शताब्दी में 1900 में ये एक ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएटेड थे वहाँ के, अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अब तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि एज अ टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया और फ्री लेसन्स जो है प्राइवेट लेसन्स देने शुरू किए। 1902 में इनको बर्न में एक जॉब मिलता है, वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं। बर्न इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। ओके, तो काम करने के बावजूद ये अपने इन्वेंशन पे भी लगे हुए थे, ठीक है। ये खुद का भी एक इन्वेंशन वगैरह कर रहे थे रिलेटिविटी के लिए या अन्य तरह के फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ों पर ये काम कर रहे थे, क्योंकि इनका खुद का जो इनके भीतर का जो साइंटिस्ट था वो तो ऑफकोर्स काम करेगा ही अपनाना। और मजाक मजाक में ये उसका जिस टेबल जो इनका अपना पर्सनल एरिया था, पर्सनल टेबल था, उसको ये बोला करते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, उसके नाम से ये सब लोग जानता था। और इन्होंने 1905 में अपनी सबसे पहली थ्योरी रखी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी आपको समझनी चाहिए। इसमें टाइम और डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से हट के इन्होंने अलग कॉन्सेप्ट दिया। जैसे कि इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि दो घड़ियाँ एक समय नहीं बता सकती, तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि दो घड़ियों को अगर एक घड़ी को बहुत स्पीड में आप मूव करवाएं, एक को नॉर्मल स्पीड में मूव करवाएं और एक पूरा सर्कल लेके जब उनको चेक करें तो दोनों का टाइम अलग हो जाएगा, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस दे हैव द डिफरेंट थिंग्स, नॉट ट्रेडिशनल, थोड़ा सा डिफरेंट वे में ये चले आते हैं। और इसी के आधार पे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर की थ्योरी आती है। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास एंड C स्टैंड फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट एंड दे आर सम काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जो ट्रेडिशनल था उससे थोड़ा हटके इन्होंने रिलेटिविटी को समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। लुक एट दिस हाईलाइटेड थिंग्स। व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. तो I don't think so कि किसी ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया होगा रिलेटिविटी से रिलेटेड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो रिलेटिविटी हो गया एंड E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, द एनर्जी एंड मास आर द इक्विवेलेंट एंड ट्रांसम्यूटेबल। इस बात को आप समझ लीजिए। फिर आगे आते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद ऑफ कोर्स आइंस्टाइन का लाइफ अब 1905 में ये देने के बाद तो ये बहुत पॉपुलर हो गए और पॉपुलैरिटी अब मिलने लगी इनको, और ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में ये तो उभर के आ गए। तो इनका लाइफ काफ़ी इन्वेंशंस और खोज, डिस्कवरीज और सब चीज़ों पे चलता जा रहा था। लेकिन इनका जो पर्सनल लाइफ था वो कहीं ना कहीं क्लैश कर रहा था, परेशानी में था। ये जो थे मिल्वा से शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी माँ शादी नहीं करना चाहती थी। इनकी माँ विरोध कर रही थी कि नहीं, इनकी माँ को क्या लगता था कि मिल्वा भी इसी के जैसे स्मार्ट गर्ल है। वो कहती थी कि वो भी तुम्हारे लिए एक बुक की तरह है, वो तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा हार्ट नहीं है, वो एक किताब की तरह है, क्योंकि तुम उसमें वो इंटेलिजेंट चीज़ देखते हो, तुम जिस चीज़ को तुम्हारा अटैचमेंट है तुम उसमें मिल्वा में देखते हो, दैट इज़ वाई यू लव हर। तो कोई शादी करने का कोई तुक नहीं बनता है। तो फाइनली ये शुरू में क्या करते कि शादी को पोस्टपोन कर देते अपनी माँ की वजह से कि नहीं ठीक है नहीं करेंगे। बट फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 में ये मिल्वा से शादी कर लेते हैं। इनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन ये शादी बहुत सालों तक चलती नहीं है, क्योंकि मिल्वा एक इंटेलिजेंट वुमेन होने के बाद धीरे धीरे जब वो शादी के बंधनों में बन जाती हैं तो एक टिपिकल सैड हाउसवाइफ जैसा रिएक्ट करने लगती थी, और इस वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ में पटना बंद हो गया। और कई सालों के संघर्ष के बाद 1919 में वो दोनों जो हैं डाइवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं। सेम ईयर्स 1919 में ही फिर ये अपनी एक कज़न है एल्सा, उनसे शादी कर लेते हैं। अब कहोगे कज़न से शादी, ज्यूस कल्चर में नॉर्मली ज्यूस कल्चर में कज़न मैरिड होते हैं, फर्स्ट कज़न मैरिज होता है, तो इट्स ओके विद हिम। ओके, उसके बाद जो एक नया चैप्टर, एक तो नया चैप्टर कब शुरू होता है, जब ये पॉपुलर शुरू हो जाते हैं। आइंस्टाइन की लाइफ में नया चैप्टर उनकी पॉपुलरिटी के बाद शुरू होता है। बाद में ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी प्रावधान देते हैं, और ये 1919 में जब सोलर एक्लिप्स होता है तो इससे ये प्रूव भी हो जाता है कि इनकी जो थ्योरी है जनरल रिलेटिविटी, वो थ्योरी कितनी सटीक है। और उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि ये कहते हैं कि जो तारों की रोशनी है तो जब आती है तो जो तारों की रोशनी है सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड में आने की वजह से डिफ्लेक्टेड हो जाती है, मतलब डिस्टॉर्टेड, डिफ्लेक्टेड, एक टकराव, क्योंकि ग्रेविटी का भी अपना एक टकराव होता है रोशनी के साथ। तो और ये बाद में प्रूव भी हो गया।
तो ऑफ कोर्स पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और इनके इस नए नए खोज की वजह से इनको इवन बाद में तो इनको एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशनरी के रूप में जाना जाने लगा और 1921 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए। फिर तो पूरी दुनिया भर में भ्रमण करना, घूमना फिरना, ये सब कुछ होने लगा। 1933 में जर्मनी पावर्स में आ गए। तो जब जर्मनी पावर्स में आ गए तो ये जो आइंस्टाइन थे ये अमेरिका शिफ्ट कर गए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये नाजीज़ के खिलाफ थे, क्योंकि उनका थिंकिंग इनको पसंद नहीं आ रहा था। और जब ये शक हुआ कि जर्मनी को एटॉमिक पावर का कुछ रिसोर्स वगैरह मिल चुका है, और तब आइंस्टाइन ने तुरंत फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट को एक लेटर लिखा कि अगर जल्द से जल्द हम लोगों ने एटॉमिक पावर पे काम नहीं किया तो जर्मनी जो है एटम बॉम्ब बना लेगा और ये फिर पूरी दुनिया के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाएगा। तो फाइनली फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और तुरंत काम शुरू कर दिया। और ये लोग तुरंत 1939 में वर्ल्ड वार तो शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तभी से अमेरिका जो था वो एटम बम बनाने के पीछे लग गया था। और 1945 में आपको पता ही है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम अमेरिका ने गिराया, यानी जर्मनी के पहले या अन्य देशों के पहले अमेरिका ने इस पर काम किया और ये काफ़ी सक्सेसफुल हो गए। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि आइंस्टाइन को बहुत बुरा लगा, जो जापान में जो 2 जगह बॉम्ब गिरा और लोगों को खूब अच्छा खासा हताहत हुआ, लाखों लोग मारे गए, तो आइंस्टाइन एकदम अंदर से कांप गए। और तब इन्होंने अपना जो था तुरंत इन्होंने एक लेटर लिखा। यूनाइटेड नेशन तब तक बन गया था 1945 में। जब यूनाइटेड नेशन बन गया था तो इन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जाए। आप सोच सकते हैं ये 1945 में ही। आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट होता तो ये दुनिया ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाई जा सकती है, लेकिन ये तब आइंस्टाइन ने ही सोच लिया था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने, जैसा फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट ने जिस तरह से रिएक्ट किया था इनके लेटर का, यूनाइटेड नेशन ने इस लेटर को थोड़ा इग्नोर कर दिया और इस वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बन सका। उसका खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। आने वाले टाइम में तो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसके बगैर विश्व का एक पैटर्न से, एक ढंग से विकास नहीं हो सकता। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हर देश एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सिविलाइजेशंस टकरा रहे हैं, तो अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना थोड़ा मुश्किल है। व्हाटएवर, तो ये काफ़ी काम किया, यूनाइटेड नेशंस ने ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया। फिर भी चूँकि हिरोशिमा नागासाकी पर जो अटैक हुआ था इसकी वजह से काफ़ी भीतर से कांप गए थे, तो इन्होंने क्या किया, आगे में जो आर्मी फोर्स बढ़ाना, क्योंकि अमेरिका भी उस वक्त ना डोमिनेट नेशन बनना चाहता था, सबके ऊपर राज करना चाह रहा था। राज करता मतलब हमला करके राज नहीं करना चाहता था, बस वो डोमिनेट बनना चाहता था कि आई एम द बेस्ट वन और बाकी लोग मेरे नीचे हो। तो ये बात भी उनको अखरती थी। तो इन्होंने क्या किया, एक तो वो पॉपुलर थे, तो अपनी पॉपुलरिटी का इस्तेमाल इन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए काम करना शुरू किया। पूरे विश्व भर में घूम घूम कर पीस और डेमोक्रेसी का जितना ये प्रचार कर सकते थे, लोगों को समझा सकते थे, इन्होंने वो सब कुछ किया। फाइनली व्हेन ही डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो इनको वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पे देखा जाता है। ऑफ कोर्स बहुत से लोग हैं जिनको वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पे देखा जाता है। तो ये चैप्टर है आपकी आइंस्टाइन से रिलेटेड। आई होप ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा एंड आई होप आप इस बात को समझ सकते हैं कि वाई दिस चैप्टर हैज़ अ नेम, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।